ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। स्टोरी नेम इज माफिया हस्बैंड एंड दिस स्टोरी इज बिगिन फ्रॉम चैप्टर 106 to 107 and guys don't forget to share your reviews and put on your earphones before starting the video for better experience। तो चलिए शुरू करते हैं। हालांकि यह शादी उसके मर्जी के खिलाफ थी, रघुवीर जी ने उसे कुछ शर्तें भी रखी थी जिसके कारण उसे शादी को करना पड़ी। लेकिन फिर भी अगर अनिरुद्ध चाहता तो वह उन शर्तों को नहीं मानता और इस शादी से इनकार कर सकता था। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि वह अपने दादाजी के बातों को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहता था। इसलिए अपने दादाजी के खिलाफ न जाते हुए त्रिशा से यह अनचाही शादी को कर लेता है। रघुवीर जी अपनी रौबदार आवाज में अनिरुद्ध से पूछते हैं, क्या हुआ अनिरुद्ध, आप इस वक्त हमारे कमरे में? क्या आपको हमसे कोई जरूरी काम था? अनिरुद्ध अपने चेहरे पर गुस्सा बरकरार रखते हुए कहता है, दादाजी आपको सब कुछ पहले से पता था ना, फिर सब कुछ जानते हुए भी आपने मेरी शादी उस लड़की से क्यों करवाई? रघुवीर जी कंफ्यूजन से अनिरुद्ध की तरफ देखते हुए पूछते हैं, अनिरुद्ध आप किस बारे में बात कर रहे हैं? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या आप ठीक से हमें बताएंगे कि आप कहना क्या चाहते हैं? अनिरुद्ध गुस्से में एक कदम आगे आता है और फिर अपने शब्दों से गुस्सा जाहिर करते हुए कहता है, वह लड़की एक मामूली परिवार से आती है, यहाँ तक कि वह एक छोटे कास्ट से बिलोंग करती है। नहीं उसका कोई खानदान है और ना ही उसका कोई स्टेटस है, वह एक मिडिल क्लास लड़की है। आपको तो शुरू से पता था ना दादाजी कि मैं अपने स्टेटस और रुतबे से कितना प्यार करता हूँ। जब लोगों को पता चलेगा कि मेरी वाइफ एक को क्लास से आती है जिसका ना ही कोई स्टेटस है और ना ही कोई रुतबा है, वह तो हमारे स्टेटस को भी मैच नहीं करती है, तो क्या सोचेंगे हमारे बारे में? कहाँ हमारा स्टेटस, हम खानदानी रॉयल फैमिली से हैं, और कहाँ वह लोग कास्ट की लड़की। अपने सोच भी कैसे लिया कि हम दोनों का कोई मिल हो सकता है? दादाजी आखिर आपने ऐसा क्यों किया? मैं एक बार को तो उसके 12 साल एक घर में कैद रहने और उसके मास्क लगाने वाली बात को भूल भी जाऊंगा, लेकिन मैं इस बात को कभी भी नहीं अपना सकता कि वह हमारे स्टेटस से मैच नहीं खाती है, वह एक लो कास्ट से आती है। रघुवीर जी बहुत ही शांति से अनिरुद्ध की तरफ देखते हुए कहते हैं, अनिरुद्ध हमें सब कुछ पता है और हमने सब कुछ जानते हुए ही आपकी शादी त्रिशा से कराई है। हमें पता है कि आपके मन में इस वक्त कई सवाल होंगे और आप इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्सा भी हैं, लेकिन हमने पहले ही भी कहा है और अभी भी कहेंगे, हमने आपकी शादी त्रिशा से बहुत सोच समझ कर ही करवाई है, क्योंकि वही एक लड़की है जो आपको उसे श्राप से बचा सकती है। और हमारे लिए आपकी जिंदगी से बढ़कर ना कोई स्टेटस है और ना कोई रुतबा। जब आप ही नहीं रहेंगे तो ये रॉयल फैमिली किस काम की और कौन बढ़ाएगा इस रॉयल फैमिली को आगे? ओ दादाजी आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? ये श्राप सब बेकार की बातें हैं। आज के इस मॉडर्न जमाने में आप कहाँ 18वीं सेंचुरी की बातों को लेकर बैठे हुए हैं? ये सब एक अफवाह है और एक डर जो आपके मन में बैठा दिया गया है। प्लीज दादाजी इन सब से बाहर निकलिए, और जो भी पिताजी के साथ हुआ है वह सब एक हादसा था और कुछ लोग इसी बात का फायदा आपके करीब आ रहे हैं और अपना काम निकलवा रहे हैं। और सच बताइएगा दादाजी, इसके लिए वह लड़की ने ही आपको कुछ कहा होगा, इसीलिए आपने मेरी शादी उसे को क्लास लड़की से कराई है ना उसी ने आपको बहलाया होगा ही शादी के लिए। रघुवीर जी अनिरुद्ध की बातों से समझ जाते हैं कि वह इनडायरेक्टली त्रिशा की तरफ इशारा कर रहा है कि वह धोखे से उसका फायदा उठा रही है। रघुवीर जी अनिरुद्ध की तरफ देखते हुए अपने गंभीर आवाज में रहते हैं, अनिरुद्ध हमने ये बोल धूप में सब भेद नहीं किए हैं, हमने भी जमाना देखा है, मानते हैं कि आप बहुत ही होनहार हैं, लेकिन आपसे ज्यादा दुनिया हमने देखी है। और रही बात त्रिशा की, तो उन्हें तो हमारे बारे में कुछ भी पता ही नहीं था। वह हमसे पहली बार आपने शादी के 1 दिन पहले ही मिली थी। उन्होंने सिर्फ हमारे कहने पर आपसे शादी की थी, तो उन्होंने शादी करने के लिए हमें नहीं बल्कि हमने उन्हें राजी किया था आपसे शादी करने के लिए। पर अनिरुद्ध रघुवीर जी से नाराजगी के साथ कहता है, दादाजी जिस हवेली में त्रिशा रहती है वह हमारी पुश्तैनी हवेलियों में से एक है। अगर आप त्रिशा से कभी नहीं मिले तो फिर वह उस हवेली में रहने के लिए कैसे मान गई? क्योंकि कोई भी लड़की एक अनजान इंसान के कहने पर ऐसे ही कहीं पर रहने नहीं लग जाएगी, वह भी त्रिशा जैसी लड़की। रघुवीर जी उसकी तरफ देखकर हल्का सा स्माइल करते हैं और फिर कहते हैं, बिल्कुल सही कहा आपने अनिरुद्ध।
कोई भी लड़की ऐसे ही किसी अनजान पर भरोसा नहीं करेगी और त्रिशा तो वैसे भी किसी पर भरोसा नहीं करती है, तो वह हमारे कहने पर उसे हवेली में नहीं रहेगी। लेकिन क्या हो कि अगर उन्हें पता ही ना हो कि वह हवेली हमारी है। अनिरुद्ध रघुवीर जी की बात सुनकर थोड़ा हैरान होते हुए पूछता है, आपके कहने का क्या मतलब है दादाजी की उसे पता ही ना हो। दादाजी अपने चेहरे पर वही स्माइल बरकरार रखते हुए कहते हैं, दरअसल त्रिशा पता ही नहीं है कि वह हवेली हमारी है। वह तो ये जानती है कि वह हवेली उनकी पुश्तैनी हवेली है। त्रिशा के पूर्वज शुरू से ही हमारे यहाँ काम करते आ रहे थे और उसके पिता भी उनके पूर्वज की तरह हमारे यहाँ काम करते थे। हमने उन्हें अपनी इस पुश्तैनी हवेली की देखरेख के लिए रखा था। जब त्रिशा छोटी थी तो वह कई बार अपने पिता के साथ उस हवेली में आ चुकी थी। साथ ही वह कई बार रात में वहीं रुक जाया करती थी, पर उस समय पर वह बहुत छोटी थी, इसीलिए उन्हें पता ही नहीं था कि यह हवेली उनकी नहीं हमारी है। वह उस हवेली को तब से अपना मानती आ रही है और हमने भी उनकी गलतफहमी को कभी दूर करने की कोशिश नहीं की। इसीलिए जब वह अपने पुराने घर को छोड़ती है तो सबसे पहले इस हवेली में रहने का फैसला करती हैं। पर अनिरुद्ध दादाजी की बात सुनकर कुछ खास संतुष्ट नहीं हुआ था। वह अभी भी अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहता है, हो सकता है दादाजी की जो भी आप कह रहे हैं वह सब सही हो और त्रिशा वैसी ना हो जैसा कि मैं सोच रहा हूँ। लेकिन एक बात तो सजना जो भी कभी नहीं बदल सकती कि उसका स्टेटस हमारे स्टेटस से कभी भी मैच नहीं खा सकता। वह एक लो कास्ट से आती है, जो कि हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। और आपने हमसे हमारा फैसला पूछा था ना, तो हम अपना फैसला सुनाने के लिए तैयार हैं। रघुवीर जी अनिरुद्ध की बात को बीच में काटते हुए कहते हैं, अनिरुद्ध अपनी बात पूरी करने के पहले हमारी बात सुन लीजिए। आप त्रिशा को ना अपनाने के अलावा कोई भी अपना फैसला सुना सकते हैं, लेकिन आपको किसी भी हाल में त्रिशा को अपनाना ही होगा और साथ में ही हमें इन 2 साल के अंदर में हमें हमारा वारिस देना होगा। इसके अलावा हम आपसे और कुछ नहीं सुनना चाहते। हमने पहले भी कहा है कि हमें अब इस स्टेटस या फिर लो कास्ट हाई कास्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे फर्क पड़ता है तो केवल आपसे और अपने परिवार से। इस बार रघुवीर जी के शब्दों में गुस्सा भी दिखाई दे रहा था। अनिरुद्ध रघुवीर जी से गुस्से में कहता है, क्या आप मुझे फिर से मजबूर कर रहे हैं त्रिशा को अपनाने के लिए? क्या आपको आपके पोते की खुशी से कोई फर्क नहीं पड़ता? आपको सिर्फ अपना वारिस चाहिए। और मेरा क्या, मेरी खुशियों का क्या दादाजी? रघुवीर जी अपनी सख्त आवाज में कहते हैं, हम आपकी खुशियों के बारे में सोच रहे हैं अनिरुद्ध, इसीलिए आपसे ये कह रहे हैं। और रही बात त्रिशा की, तो उसे बेहतर लड़की आपके लिए कोई नहीं हो सकती। हमें पता है कि आप ऐसा किस लिए कर रहे हैं, उस लड़की के लिए ना जिसे आप कई सालों से पसंद करते आ रहे हैं। पर हम पहले भी कह चुके हैं, वह लड़की आपके लायक नहीं है। अनिरुद्ध नाराजगी से रघुवीर जी की तरफ देखते हुए कहता है, दादाजी आपको अर्पिता के अलावा बाकी सभी लड़कियों में खूबियां दिखाई देती हैं, यहाँ तक कि उस त्रिशा में भी, जो कि 12 साल तक एक कमरे में कैद रही है। ना उसे दुनिया के बारे में पता है, ना ही किसी इमोशंस के बारे में पता है। आपको वह लड़की भी बेहतर लग रही है अर्पिता के सामने। क्या सच में आप अर्पिता से इस कदर ना पसंद करते हैं? रघुवीर जी इस बार अनिरुद्ध से गुस्से में कहते हैं, आपको जो समझना है अनिरुद्ध आप समझ सकते हैं। अब हम आपको कुछ भी समझना नहीं चाहते। आप चाहे तो यह मेरा आदेश समझ सकते हैं, पर आपको त्रिशा को किसी भी हाल में अब अपना ही होगा और हमें जल्द से जल्द एक बारिश देना होगा। और अब रात काफी हो चुकी है, तो जाइए आराम करिए, त्रिशा आपका इंतजार कर रही होगी। इतना कहकर रघुवीर जी अपने बिस्तर की तरफ चल देते हैं। वही अनिरुद्ध जब दादाजी के मुंह से आदेश वाली बात सुनता है तो उसका पूरा चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि एक बार फिर उसके ऊपर उसके दादाजी ने अपनी मर्जी थोप दी थी, जिसे ना चाहते हुए भी उसे पूरा करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। पर वह अपने दादाजी के आदेश के खिलाफ नहीं जा सकता था। अनिरुद्ध गुस्से से एक नजर रघुवीर जी की तरफ देखा है और फिर तेज कदमों के साथ कमरे से बाहर निकल जाता है। अनिरुद्ध के कमरे से निकलने के बाद रघुवीर जी अपनी उदास भरी आंखों से दरवाजे की तरफ देखते हैं और फिर धीरे से कहते हैं, अनिरुद्ध आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? हम जो भी कर रहे हैं वह सब आपकी भलाई के लिए ही कर रहे हैं, तो आप अपनी यह जिद को छोड़ दें। इसी में आपकी भलाई है, नहीं तो हमें आपके साथ सख्ती करनी पड़ेगी, जो कि हम बिल्कुल भी नहीं करना चाहते हैं। वही अनिरुद्ध रघुवीर जी के कमरे से निकलने के बाद गुस्से से अपने कमरे में आ जाता है और जब कमरे में पहुंचकर अपनी बेड की तरफ देखा है तो उसका गुस्सा और
भी बढ़ जाता है क्योंकि इस वक्त त्रिशा बहुत ही सुकून से बेड में सो रही थी। उसको इतना सुकून से सोते देखकर अनिरुद्ध के तन बदन में आग सी लग जाती है, क्योंकि अनिरुद्ध को लग रहा था कि अभी जो कुछ भी हो रहा है उसके साथ इन सब की जिम्मेदार त्रिशा ही है। उसके कारण उसे अपना प्यार छोड़ना पड़ा और अब उसे ये पता चला कि त्रिशा एक लो क्लास से आती है, मतलब उसे अपना स्टैंडर्ड भी उसके लिए छोड़ना होगा। साथ ही उसे कुछ देर पहले कह गए अपने दादाजी की बात भी याद आती है तो वह गुस्से से अपने दांतों को पीसते हुए कहता है, मुझे अब इसके साथ मिलकर दादाजी को एक वारिस भी देना होगा। ये सब सोचते हुए अनिरुद्ध के हाथों की मुठ्ठियां कस जाती हैं और वह गुस्से से जलती हुई निगाहों से त्रिशा की तरफ देखाता है और तेज कदमों के साथ उसके पास जाकर वही बगल में रखे जग से भरा पूरा पानी त्रिशा के ऊपर डाल देता है और चुपचाप अपने खाने पर फोकस करो और मुझे अब और कोई तुम्हारी बात नहीं सुनाई है। पर ऑस्टिन क्रिस्टोफर के शब्दों पर ज्यादा ध्यान न देते हुए जिद करते हुए कहता है, भाई बस एक बार, इसके बाद में कुछ भी नहीं कहूँगा। आप जो कहेंगे मैं वह करूँगा। प्लीज भाई बस एक बार उसे मिला दीजिए, मैं बस देखना चाहता हूँ। क्रिस्टोफर अभी भी अपनी आंखों में गुस्सा लिए ऑस्टिन की तरफ देखा है, फिर अपनी बेहद गुस्से भरी आवाज में ही ऑस्टिन से कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें एक शर्त पर मिलने दूंगा। अगर तुमने मेरी यह बात मान ली तो फिर मैं तुम्हें उसे मिलाने से नहीं रोकूंगा। क्रिस्टोफर की बात पर ऑस्टिन खुश होते हुए कहता है, हाँ भाई चाहिए ना, आप जो कहेंगे मैं वह करूंगा, पर आप बस मुझे एक बार शेल्वी से मिला दीजिए। क्रिस्टोफर उसके मुंह से बार बार शेल्वी का नाम सुनकर बहुत ही मुश्किल से खुद को कंट्रोल कर रहा था। वह गुस्से में ही ऑस्टिन की तरफ देखते हुए कहता है, तुम्हें अमेरिका में होने वाले जूनियर बास्केटबॉल टीम में हिस्सा लेना होगा और इसके लिए तुम कल ही वहां के लिए रवाना होंगे और जब तुम उसमें जीत कर आओगे तो मैं तुम्हें शेल्वी मिला दूंगा। यह मेरा वादा रहा और हाँ, इसके बाद मुझे और कोई बहस नहीं सुनना है, ये मेरा आखिरी फैसला होगा। इतना कहकर क्रिस्टोफर बिना उसकी कोई बात सुने टेबल से उठ जाता है और वहां से जाने लगता है। उसको यूं जाता देख ऑस्टिन दौड़कर उसके पीछे आता है और फिर कहता है, पर ये तो गलत है ना भाई, मैं तो कहा था कि मुझे अभी शेल्वी से मिलना है, पर आपने तो उसे मैच के बाद मिलने को कह दिया। पता नहीं यह मैच कब खत्म होगा और कब मैं उसे मिल पाऊंगा। पर क्रिस्टोफर उसके किसी भी बात का कोई जवाब नहीं देता, क्योंकि उसे इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और उसे पता था कि अगर वह इस वक्त ऑस्टिन से कोई भी बात करेगा तो अपना सारा गुस्सा कहीं उसके ऊपर ही ना उतार दे। इसीलिए वह तेज कदमों के साथ वहां से सीधे अपने गाड़ी में बैठता है और फिर अपने विला के लिए निकल जाता है। क्रिस्टोफर ने गुस्से में इतनी स्पीड से गाड़ी चलाई कि वह आधे घंटे में ही अपने विला पहुंच चुका था। क्रिस्टोफर विला में पहुंचने के बाद एक गहरी सांस लेकर बाहर निकलता है और उसके साथ ही इसकी नज़र सबसे पहले अपने कमरे की खिड़की पर जाती है, जहां की लाइट्स ऑफ हो चुकी थी। इस वक्त रात के 10 o'clock बज रहे थे। क्रिस्टोफर ने कुछ देर अपने कमरे को बाहर से देखा और फिर धीरे कदमों के साथ वह अंदर जाने लगा। जब वह अंदर गया तो उसे सामने ही जस्टिन बैठा हुआ दिखाई दे गया, जो एक मैगजीन पढ़ते हुए बैठा था। क्रिस्टोफर उसको इस वक्त यहाँ देखकर थोड़ा हैरान हो जाता है और वह उसके पास जाकर अपनी गंभीर आवाज में जस्टिन से पूछता है, तुम अभी भी मेरे विला में क्या कर रहे हो? तुम अब तक गए क्यों नहीं? जस्टिन, जो अभी तक मैगजीन पढ़ने में बिजी था, अचानक से इतनी भारी भरकम आवाज सुनकर उछाल के खड़ा हो गया और फिर अपने सीने में हाथ रखकर क्रिस्टोफर से कहता है, तुम्हारी दिक्कत क्या है? एक तो तुम्हारे जैसे खड़ूस के पास वैसे भी दोस्त नहीं है और बचा कुचा में ही इकलौता दोस्तों, उसे भी तुम ऐसे डरा कर मार दो। अरे भाई, ऐसे अचानक आकर कौन किसी को डराता है? मुझे अभी अभी हार्ट अटैक आते आते रह गया। क्रिस्टोफर उसकी नौटंकी देखकर गुस्से में कहता है, आया तो नहीं ना? और अब बिना मतलब की बात करना बंद कर और बताओ कि तुम अभी भी यहाँ क्या कर रहे हो? तो जस्टिन इस तरीके से आराम से सोफे पर बैठते हुए कहता है, दिख नहीं रहा था तुम्हें? मैं मैगजीन पढ़ रहा हूँ और तुम्हारा वेट कर रहा था। तुम कहाँ गए थे और इतना लेट क्यों आए हो? क्रिस्टोफर गुस्से से अपने कदमों को उसकी तरह बढ़ते हुए कहता है, मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ जस्टिन, और अगली बार मैं पूछूंगा नहीं, बल्कि तुम्हें यहाँ से उठकर बाहर फेंक दूंगा। तो सीधे सीधे बताओ कि तुम अभी तक अपनी घर क्यों नहीं गए हो? जस्टिन थोड़ा सा घबराते हुए कहता है, अरे भाई, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तो क्या अब मेरा इतना भी हक नहीं बनता कि मैं यहाँ रुक जाऊं? और वैसे भी मेरे घर में इस समय पर रिनोवेशन
का काम चल रहा है तो वहाँ बहुत सारा शोर हो रहा है और तुम्हारे घर में तो इतने सारे मेहमान हैं। मुझे कनक और ऋषि बहुत अच्छे लगे तो मैंने सोचा मैं कुछ दिन यहीं रुक जाऊं उनके साथ। क्रिस्टोफर ने गुस्से में उसका हाथ पकड़ के खड़ा करते हुए कहा, और तुमसे किसने कहा कि तुम यहाँ रहने वाले हो? चुपचाप उठो और मेरे घर से निकले अभी के अभी। मैंने तुम्हें परमिशन नहीं दी है कि तुम यहाँ रख सको। जस्टिन जल्दी से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहता है, अरे तुम मेरे दोस्त हो या दुश्मन? खुद तो तुम्हारी शादी हो चुकी है और तुम्हारा बच्चा भी आने वाला है। अगर मेरे कुछ दिन यहाँ रहने से मेरा घर बस जाएगा तो तुम्हारा क्या चल जाएगा? बस कुछ दिनों की तो बात है, क्या पता मैं क्रिस्टीना को मैं मना लूँ और उसे अपने प्यार का इजहार करवा लूँ। फिर मैं थोड़ा सा नौटंकी करते हुए कहता है, क्रिस्टोफर देख, अगर तुम मेरे सच्चे दोस्त होंगे तो मुझे अपने इस घर से नहीं निकलोगे। आखिरकार तुम्हारे दोस्त की जिंदगी का सवाल है और मुझे पता है कि तुम भी यही चाहते हो कि जल्द से जल्द मेरा भी घर बस जाए और मेरे भी ढेर सारे बच्चे तुम्हारे अगल बगल घूमें और तुम्हें अपनी तोतली आवाज में बड़े पापा कहकर बुलाएं। क्रिस्टोफर उसकी बातों से उसे घूर कर देखता है और फिर अपने गुस्से भरी आवाज में ही कहता है, तुम सपना कुछ ज्यादा ही नहीं देख रहे हो? क्रिस्टीना अभी तुम्हें देखती भी नहीं और तुम उसके साथ मिलकर ढेर सारे बच्चे भी पैदा कर लिए। तुम्हारी इमेजिनेशन तो कुछ ज्यादा ही तेज है। जस्टिन बोलता है, हाँ मैंने तो उनका नाम भी सोच लिया है और यह भी सोच लिया है कि अगर मेरी बेटी हुई तो मैं उसकी शादी तेरी बेटे से करवाऊंगा और अगर तेरी बेटी हुई तो मैं उसकी शादी अपने बेटे से करवा दूंगा। फिर हम लोग दोस्त से रिश्तेदार बन जाएंगे। क्रिस्टोफर उसके शब्दों को सुनकर पूरी तरीके से सॉफ्ट हो चुका था। उसे अब समझ में ही नहीं आ रहा था कि वह किस तरीके से जस्टिन को जवाब दे, तो वह अपनी गुस्से भरी आंखों से उसे घूमते हुए तेज कदमों के साथ अपने रूम की तरह चला जाता है। वही जस्टिन जब उसे जाते हुए देखा है तो पीछे से चिल्लाते हुए कहता है, अरे जवाब तो देते जाओ कि मुझे शेल्वी से पूछना पड़ेगा इसके बारे में। क्रिस्टोफर पीछे मुड़कर अपने जुड़े हुए भाव से उसे देखा है पर कहता कुछ नहीं। वह अपने आप को शांत करते हुए अपने रूम में आ जाता है। जब वह रूम में आता है तो कमरे में केवल देखो डिम लाइट जल रही थी, कुछ तो कर। जब नजरें मन कर अपनी बेटी तरफ देखा है तो वहाँ शेल्वी बहुत ही सुकून से सो रही थी। उसे ऐसे सुकून में सोता देख क्रिस्टोफर धीरे कदमों के साथ उसके पास आता है और बिल्कुल भी आवाज ना करते हुए उसके पास बैठ जाता है और ध्यान से उसके चेहरे को देखने लगता है। वह उसे देखते हुए मन ही मन कहता है, शेल्वी तुम जितना चाहो उतना मर्जी मुझसे नाराज हो सकती हो, मुझसे नफरत कर सकती हो, मैं तुम्हें हर चीज की इजाजत दूंगा, पर मैं तुम्हें यह इजाजत नहीं दूंगा कि तुम मुझसे दूर हो जाओ। मुझे नहीं पता कि यह फीलिंग क्या है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, पर जो भी है बस मुझे इतना पता है कि तुम मुझे किसी भी हाल में बस अपने पास चाहिए। मैं तुम्हें किसी को भी नहीं दे सकता, चाहे वह मेरा भाई ही क्यों ना हो। ये कहते हुए उसके आंखों में बहुत सारे इमोशंस दिखाई दे रहे थे। कहना मुश्किल था कि वह उदासी के थे या उसके जुनून के इमोशंस थे। क्रिस्टोफर अपने एक हाथ को धीरे से शेल्वी के चेहरे की तरफ ले जाता है और हल्के हाथों से उसके चेहरे को सहलाने लगता है। वही शेल्वी नींद में जब अपने चेहरे पर गर्माहट महसूस करती है तो उसे अच्छा लगता है और वह अपने चेहरे को एडजस्ट करके क्रिस्टोफर के हाथों में रख लेती है और फिर से सुकून से सो जाती है। उसको ऐसा करते देख उसके ऊपर के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ जाती है और वह न जाने कितनी देर तक यूं ही ऐसे ही बैठे हुए उसे देखता रहता है। फिर वह वॉशरूम में जाकर फ्रेश होता है और वापस आकर शेल्वी के साइड में लेट जाता है, पर आज उसने शेल्वी को अपनी बाहों में नहीं भरा था, उसे थोड़ा सा डिस्टेंस बनाकर देता हुआ था। शायद उसे डर था कि कहीं वह शेल्वी के जख्मों को छेड़ ना दे। वह शायद डर रहा था कि उसकी वजह से कहीं फिर से शेल्वी को चोट ना लग जाए, इसलिए वह थोड़ी दूर ही था। क्रिस्टोफर की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वह बस एक तक बेड पर लेटे हुए शेल्वी को देखे जा रहा था। सुबह का वक्त क्रिस्टोफर का कैमरा सुबह जब 5 o'clock बजे कुत्तों पर की नींद खुलती है तो उसे अपने चेहरे पर कुछ सॉफ्ट सा महसूस होता है। वह जब अपनी आंखों को घूमर देखा है तो शेल्वी का पूरा शरीर उसके ऊपर था और उसका एक हाथ उसके चेहरे पर रखा हुआ था और उसके दोनों पर क्रिस्टोफर के कमर में थे और सर दूसरी तरफ घुमा हुआ था। क्रिस्टोफर जब सैलरी को इस तरह सोते हुए देखा है तो वह थोड़ा सा हैरान हो जाता है, क्योंकि नॉर्मली शेल्वी ऐसे कभी भी नहीं सोई थी। वह सोते वक्त बहुत ही काम हिला करती थी।
हालांकि क्रिस्टोफर जब शेल्वी को अपनी बाहों में भरता था तो सोते वक्त वह भी उसे कसकर पकड़ लेती थी, लेकिन आज जिस तरीके से शेल्वी सो रही थी उसे तरीके से वह पहले कभी नहीं सोई थी। शेल्वी को इस सोता देख क्रिस्टोफर ने जल्दी से उसके माथे पर हाथ रख तो उसने देखा कि शेल्वी की तबीयत तो बिल्कुल ठीक थी। फिर थोड़ी देर सोचने के बाद उसे लगा शायद दवाइयां का असर है, इसीलिए वह उसे ठीक से लिटा कर बाथरूम में जाकर सबसे पहले फ्रेश होता है, फिर अपनी मॉर्निंग एक्सरसाइज के लिए चला जाता है। जब वह वापस लौटकर आता है तो उसे सामने जस्टिन दिखाई दे जाता है जो कि कनक और ऋषि के साथ खेल रहा था। उसे इस तरह से बच्चों के जैसे खेलते देखकर क्रिस्टोफर नामे सिर्फ दिला देता है और फिर उन लोगों को इग्नोर करके अपने कमरे में आ जाता है। कमरे में आते ही वह सबसे पहले शेल्वी की तरफ देखा है क्योंकि अब उठ चुकी थी और शायद फ्रेश भी हो चुकी थी। इस वक्त उसके हाथों में कोई किताब थी जिसे वह ध्यान से पढ़ रही थी। दूसरों पर जब उसे पढ़ते हुए देखा है तो वह उसके पास जाकर उसे किताब लेते हुए कहता है, अभी तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो, इसलिए अपने आप को ज्यादा मत थकाओ, जब थोड़ा ठीक हो जाओ तब वापस अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकती हो। सो डोंट फॉरगेट टू शेयर योर रिव्यू एंड कमेंट योर बेस्ट पार्ट ऑफ एन स्टोरी। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी नई कहानी पहले पा सके। एंड इफ यू लाइक माई स्टोरी सो कमेंट्स योर फीलिंग्स विद हार्ट इमोजी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए राधे राधे।